मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम मिट्टी के संदर्भ में समझेंगे कि मिट्टी जो है वो किस प्रकार से बनी है और मिट्टी की क्या विशेषताएं होती हैं और मिट्टी जो है वो कितने प्रकार की होती है, उसके कितने टाइप होते हैं। राइट। साथ ही साथ उसके अंतर्गत जो फसलें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं तो कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है, तो इसके विषय में समझेंगे। साथ ही साथ सरकार ने उसके संदर्भ में क्या प्रयास भी किए हैं तो उनके विषय में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। राइट। तो बात ये आती है कि जो मिट्टियाँ हैं, तो मिट्टी को हमने आपको बताया था किस प्रकार से बनी, तो वो बनी थी कि जब आग्नेय शैल हैं, राइट, तो आग्नेय शैल जो होती हैं उनके कट कट के यानी कि अपचय अपर्दन के माध्यम से वो निरंतर क्या है कि लावा जब टूट टूट के गिरता रहता है तो फिर वो अपर्दन के माध्यम से नदियां बहाकर ले आती हैं, तो वो पूरे मैदानी क्षेत्रों में फैला देती हैं। तो उससे भी आप जानते हो कि मिट्टी का निर्माण होता है, तो उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। राइट। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, तो वो कई सारे उसके क्षेत्र मिलते हैं। तो उसमें आप जानते हो कछारी प्रदेश मिल जाएगा, उसी में तराई क्षेत्र भी मिल जाएगा आपको उसी में। साथ ही साथ आप जानते हो बांगर क्षेत्र है, खादर क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ दोआब का भी क्षेत्र मिल जाएगा, दो नदियों के बीच का एक क्षेत्र होता है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये एक्चुअली में देखे जाएं तो ये जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का मतलब यही होता है कि जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई एक ऐसी मिट्टी होती है जो कहीं ना कहीं उसमें बिसाल्ट की मात्रा भी देखने को मिल जाएगी, ग्रेनाइट की मात्रा भी उसमें देखने को मिल जाएगी। राइट। क्योंकि पर्वत जो पठार बनते हैं तो वहाँ से जब नदियाँ गुजरती हैं तो नदियाँ क्या है अपने बहाव के माध्यम से किनारा काट काट के निरंतर क्या है रासायनिक पदार्थों को लेकर जाती हैं और सभी मैदानों में फैलाती हैं। राइट। क्योंकि जब बाढ़ ऐसी समस्याएं आती हैं तो वो क्या है कि वही मिट्टियां हैं फैल फैल के समस्त क्षेत्रों में फैल जाती हैं। तो उस मिट्टी एक्चुअली देखी जाए तो जो नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो खादर प्रदेश का होता है, यानी कि जिसमें नवीनतम ज़्यादा आर्द्रता देखने को मिलती है या आर्द्र भूमि होती है, नवीनतम हो, तो ऐसी स्थिति उसको जड़ों उसे कहते हैं खादर। जबकि ऊपर का जो ऊंची मिट्टी होती है जहाँ पर पानी जो है अभाव रहता है, पानी का अभाव रहता है, तो उस मिट्टी को कहते हैं बांगर मिट्टी, जहाँ पर आपको बंजर जैसी भूमि देखने को मिलेगी। इसके बाद आप तराई भूमि भी जानते हो। तराई भूमि आप जानते हो ऐसी भूमि होती है जो बिल्कुल ही पर्वतों से लगी हुई किनारे की भूमि होती है, जो ऊपर से पानी रिस रिस के गिरता है तो वहाँ पे एक तराई नुमा क्षेत्र हो जाता है, तो उसको तराई नुमा क्षेत्र बोलते हैं। इसके बाद कछारी प्रदेश या दलदली क्षेत्र भी होते हैं, जैसे राजस्थान में आपको दलदली कछारी प्रदेश देखने को मिल जाएंगे, गुजरात में आपको कछारी प्रदेश मिल जाएगा। तो ये जो क्षेत्र होते हैं इसमें आप देखोगे नीचे से नदियां बहती रहती हैं, ऊपर आपको एक सपाट मैदान देखने को मिलता है। राइट। तो जब आप उसमें चलते हैं चढ़ते हैं तो ऐसी अवस्था में कभी कभी मिट्टियां धंस जाती हैं नीचे, तो वहां पे दलदल जैसा होता है, तो ये दलदली प्रदेश भी होते हैं। तो दलदली भी आप जानते हो कि प्रकार की आर्द्रता ही होती है। तो ये हमने डिटेल से समझे थे। तो आज का जो लेक्चर है वो मिट्टियां हैं, और मिट्टियां जो हैं अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, लवड़ी मिट्टी है। ये जो मिट्टियां हैं तो इन मिट्टियों को हम डिटेल से समझेंगे। इन मिट्टियों को डिटेल से समझेंगे कि इन मिट्टियां किस प्रकार की होती हैं, इसमें क्या क्या पोषक तत्वों की होती हैं और ये कैसे बनती हैं, इन बनने की क्या प्रोसेस है, इनके विषय में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि मिट्टी जो होती है, तो मिट्टी जो होती है आप जानते हो कि हमारी जैसे ये पृथ्वी है। राइट। तो पृथ्वी पे आप देखोगे कि अलग अलग क्षेत्रों पर आपको हिस्सा एक क्षेत्र देखने को मिलेंगे। राइट। ये जो क्षेत्र आपको मिलते हैं ना, पृथ्वी का एक पूरा परत होती है, ऊपर हम जिसे बोलते हैं स्याल। राइट। तो आप जानते हो कि इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं धातु। क्या पाए जाते हैं? धातु। तो सबसे ऊपर की जो परत, हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है। राइट। अभी नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, पहले हमें यह समझना है कि ऊपर वाली जो परत होती है जिसे मिट्टियां बोलते हैं, ऊपर की जो परत होती है, तो इस परत में आपको देखा जाए तो ऊपर क्या मिलता है? वो मिलता है सियाल। इस परत को क्या कहते हैं? ऊपर सियाल। अर्थात इसका मतलब ये है कि इसमें सिलिकॉन, सिलिकेट या सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम की मात्रा होती है। राइट। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन एल्यूमिनियम होता है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर सिलिकॉन है कहीं पर एल्यूमिनियम, ऐसा नहीं है। ये एक मिश्रित अवस्था में देखने को मिल जाते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। राइट। सिलिकॉन एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व होते हैं, ये आपको वहाँ पे मिश्रित अवस्था मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज माइंड में आप सेट कर लो
कि इनके एक्टिवेट होने की थोड़ी प्रोसेस अलग अलग है, एक्टिवेट होने की थोड़ा प्रोसेस अलग अलग है। वो प्रोसेस क्या है, जैसे अगर आप जानते हो कि जहाँ पे मतलब कि ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, कुछ पृथ्वी का ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा कम होती है। तो वर्षा कम होना, वर्षा अधिक होना, इससे क्या है कि मिट्टियाँ जो होती है वो प्रभावित होती हैं, राइट। मिट्टियाँ जो प्रभावित होती हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होने लगती हैं, और रासायनिक क्रियाओं के होने के फलस्वरूप ही वो मिट्टियाँ जो हैं वो अपनी क्रियाकलाप या एक्टिविटीज करती हैं। तो उसमें जो गुणवत्ता देखने को मिलती है, वो गुणवत्ता जो डिपेंड करती है वो वहाँ के धातु और प्लस में वहाँ की वर्षा या वहाँ का मौसम किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करती है, राइट। तभी ये मिट्टियाँ जो होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं या डीएक्टिवेट भी रहती हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया है या जो प्रक्रिया है आपको देखने को मिलेगी, ये वर्षा के आधार पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि पृथ्वी की अलग अलग क्षेत्र हैं रहते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलिकॉन एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा, ऊपर की परत है सिलिकॉन एल्यूमिनियम से युक्त होती है। तो पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है, जहां पर वर्षा आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आप मान लेते हैं कि ये मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये एक साथ पाए जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि किसी पृथ्वी पर अधिक वर्षा होती है, तो किसी पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र पर वर्षा अधिक होती है, राइट। कोई भी क्षेत्र पृथ्वी का, उस पर अगर वर्षा अधिक होती है तो वहां पर आप देखोगे एल्यूमिनियम है वो एक्टिवेट हो जाता है, एल्यूमिनियम है वो एक्टिवेट रहता है। और जहां पर वर्षा कम होगी, तो वहां पर जो सिलिकॉन है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि पानी की अधिकता होने पर एल्यूमिनियम एक्टिवेट होता है, जबकि पानी की कमी की वजह से वहां पर सिलिकॉन एक्टिवेट होता है। तो आप जानते हो राजस्थान जैसे प्रदेश हैं तो वहां पर जो रेत मिलेगी आपको, तो वहां पर वर्षा बहुत कम होती है। हाँ, नदियों द्वारा अगर कोई क्षेत्र आ जाए, पानी आ जाए तो अलग बात है। वैसे भी वहां पर गर्मी शुष्क प्रदेश है वो, तो वहां पर आपको आर्द्रता मिल जाती है। लेकिन आपको वहां पर एक चीज दिमाग में सेट कर लो कि वहां पे वर्षा है बहुत कम देखने को मिलती है। वहां का जल का पारा है और तापमान है बहुत ज्यादा रहता है, राइट। उसके आसपास प्रेशर हाई होता है, वहां पे तापमान ज्यादा रहता है। तो आप ये समझ सकते हो, तो वहां पर जो गुणवत्ता पाई जाएगी मिट्टी में, तो उसमें जो उपस्थित सिलिकॉन होता है वो एक्टिवेट रहता है। क्या रहता है? सिलिकॉन एक्टिवेट। और सिलिकॉन जो एक्टिवेट रहता है, यही सिलिकॉन क्या करता है, जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये बना लेता है सिलिकेट। और सिलिकेट एक्चुअली में क्या होता है, ये होती है रेत। सिलिकेट क्या है? रेत। तो आपको रेत जो देखने को मिलेगी राजस्थान में या ऐसे प्रदेश जहां पर रेतीले प्रदेश होते हैं। आप भारत की बात ना करो, आप पाकिस्तान की बात कर लो, चाहे आप दक्षिण अफ्रीका उधर की आप अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लो, आप जहाँ पे ये मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं वहाँ पे रेत मिलती है। तो रेत मिलने का रीजन एक यही है कि वहाँ पर बरसात है या वर्षा है उसकी कमी होना है, राइट। कमी होती है तो वहाँ पर सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है और सिलिकॉन की मात्रा एक्टिवेट हो जाती है। और यही सिलिकॉन की मात्रा जब एक्टिवेट होती है तो ये वायु से क्रिया कर लेती है, तो यही बना लेती है सिलिकेट या रेत। तो रेत के रूप में ये एक प्रकार से एकत्रित हो जाती है। और आप जानते हो कि ये इसका तापमान देखोगे तो बहुत जल्दी ये गर्म होती है, सिलिकॉन बहुत जल्दी गर्म होती है। एक बार चमकदार होती है ना, तो ये बहुत जल्दी गर्म होती है, फिर ये बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो रात में आप देखोगे तो रेत जो है बहुत ठंडी होती है, उसे आप टच करके देखना, राजस्थान प्रदेशों में आप जाना, वहां पे जब आप टच करोगे तो बहुत ज्यादा ठंडी आपको देखने को मिलेगी नाइट में। और जबकि दिन में देखोगे तो बहुत ज्यादा गर्म मिलेगी, तप्त, ठीक है, गर्मी लगेगी आपको। तो ये जो स्थिति है ना वो सिलिकॉन के आधार पर है। और सिलिकॉन जब एक्टिवेट तभी होता है जब वहाँ वर्षा की निम्न स्तर देखने को मिलेगा। वहाँ पे लगभग में 50 या 100 मिलीग्राम की जब वर्षा होती है तो वो एक अलग चीज़ है, वही देखने को मिलती है। 50 प्लस ही रहती है वहाँ पे वर्षा, 50 और 100 के बीच में। उससे ज़्यादा 200-250 वहाँ वर्षा मिलीग्राम में नहीं होती है, इतनी ही होती है नॉर्मल। तो इस वजह से वहाँ सिलिकॉन की मात्रा है एक्टिवेट रहती है। इसी प्रकार आप देखोगे कि एल्यूमिनियम है वो एक्टिवेट किन क्षेत्रों में होता है। वैसे एल्यूमिनियम आपको सिलिकॉन में भी देखने को मिलेगा, वहां भी रेत है वहां भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता है। इस वजह से वो एक निष्क्रिय प्रभाव में वहां बना रहता है, क्योंकि वहां जल का अभाव होता है, राइट। तो इस वजह से सिलिकॉन एक्टिवेट रहता है, जबकि एल्यूमिनियम वहां भी मिलेगा आपको, राइट। अब बात ये आती है कि कुछ ऐसे पृथ्वी के प्रदेश होते हैं, ऐसे भी प्रदेश होते हैं जहां पर आपको वर्षा बहुत देखने को मिलेगी। जैसे आप भूमध्य प्रदेश को, जो कर्क और मकर रेखा के बीच का एक प्रदेश आप देख लो, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिल जाती है। या भूमध्य का जो डोलड्रम क्षेत्र वहां आपको देख लो सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिल जाएगी, राइट। तो वहां पर जो आप देखोगे तो एल्यूमिनियम एक्टिवेट रहता है, साथ ही साथ वहां ह्यूमस का भी निर्माण होता है। ह्यूमस का मतलब ऐसा होता है कि
जहाँ पर ज़्यादा बरसात होगी तो पेड़ पौधे भी फल फूलेंगे, तो पेड़ पौधे रहेंगे तो वहाँ की जैव विविधता सबसे ज़्यादा रहेगी। और जब ज़्यादा पेड़ पौधे फूलेंगे तो वहाँ की पत्तियाँ भी हैं वो भी गिरेंगी, राइट। तो पत्तियाँ हैं तो वो नीचे जल रहता है तो वहीं पे सड़ सड़ के गिरती रहती हैं, तो वे ह्यूमस का निर्माण कर लेती है और वो काफ़ी उपजाऊ होता है ह्यूमस बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें आप देखोगे तो एल्यूमिनियम एक्टिवेट रहता ही है। साथ ही साथ आप देखोगे तो दलदलीय क्षेत्रों में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा वृद्धि रहती है, तो इस वजह से वो काफ़ी प्रदेश है उपजाऊ रहता है, क्योंकि वहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिल जाएगी। तो एल्यूमिनियम है जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, जैसे आप भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में देख लो, पूर्वोत्तर में जैसे मौसम राम देख लो, मौनस राम या मौसम राम है उसका नाम, एक क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ पर वर्षा जो है मेघालय में अधिक देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पर एल्यूमिनियम एक्टिवेट होता है। ऐसा नहीं है कि वर्षा जहाँ नहीं होती है तो वहाँ पर एल्यूमिनियम नहीं है, लेकिन वर्षा का एक स्तर होता है कि कहाँ पे वर्षा किस हिसाब की हो रही है, वो डिपेंड करती है उसकी ml पे, राइट। तो इस आधार पर इसको हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ एल्यूमिनियम एक्टिवेट होता है, जहाँ पर वर्षा नहीं होती है वो सिलिकॉन एक्टिवेट होता है। तो पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में आप जानते हो कि ये जो पृथ्वी है तो ये तो डिपेंड करती है सूर्य के आधार पर कहाँ पर उसकी मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है, तो वो सूर्य पे डिपेंड करती है, वो हम आपको डिटेल से समझा चुके हैं। तो इसी के आधार पर ये चीज़ें समझ सकते हो, राइट। अब बात ये आती है कि क्या ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है ये समस्त पृथ्वी पर पाया जाता है। कोई भी क्षेत्र आप ले लो पृथ्वी का, कोई भी क्षेत्र, तो यहाँ पर सिलिकॉन प्लस आपको एल्यूमिनियम मिलेगा ही, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम मिलेगा, राइट। वो डिपेंड अब करता है एक्टिवेट पर, तो वो जल पे डिपेंड करता है। अब बात ये आती है जैसे अन्य धातु होते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है या अधातु बोल लो या पोटेशियम है या कुछ और भी खनिज होते हैं जैसे कि बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं वहाँ पर वातावरण कैसा है, वहाँ की भूमि कैसी है, वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। वहाँ पे किस प्रकार का उद्भेदन होता है ज्वालामुखी का, क्या प्रकार भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है उथल पुथल पर, राइट। पृथ्वी उथल पुथल होती है तो उस पर डिपेंड कर जाता है। लेकिन सिलिकॉन एल्यूमिनियम है जिस समस्त पृथ्वी पर देखने को मिल जाएगा, पूरी पृथ्वी पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी जो स्याल है ऊपर की आप देखोगे भूपर्पटी जो है ऊपर की परत जो है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से ही बनी है, इसलिए उसे स्याल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात ये आती है कि मिट्टी जो है वो कैसे निर्मित होती है, तो इसके विषय में मैंने आपको बताया ही था कि मिट्टियां जो होती हैं वो एक्चुअली में आप देखोगे तो दो आधार पर होती हैं। एक तो होती है पृथ्वी पर उथल पुथल, तो उथल पुथल तो आप समझते ही हो, उथल पुथल, तो उथल पुथल का मतलब ये है कि जैसे प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, जैसे कि आप जानते हो भूकंप जैसी घटनाएं हो या ज्वालामुखी उद्भेदन हो, तो इनसे भी आप जानते हो जो मिट्टियां होती हैं वो बनती हैं या इनसे चट्टानें हैं प्रभावित होती हैं, तो निश्चित ही वो चट्टानें हैं उथल पुथल में ऊपर आ जाती हैं, तो उन पर बाह्य कारक काम करने लगते हैं, और जैसे ही बाह्य कारक जो हैं वो इस पर प्रभावित करते हैं तो वो टूट टूट के गिरने लगती हैं। फिर वही मिट्टियाँ जो हैं वो नदियों के माध्यम से या पर्दन के माध्यम से क्या है वो मिट्टी का स्वरूप ले लेती हैं, उसमें रासायनिक क्रिया होती है, जल से जैसी क्रिया हुई तो वो रासायनिक क्रिया कर लेती है, तो फिर वो क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। तो पृथ्वी पर उथल पुथल तो प्राकृतिक घटनाएं में आप जानते हो भूकंप ज्वालामुखी और बहुत सारे और भी जलवायु कारक जिम्मेदार हो जाते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे दूसरा कारक अगर आप देखोगे तो ये होती है नदियां द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, नदियों द्वारा अपरदन के माध्यम से लाई गई जो मिट्टी होती है, राइट, उसे बोलते हैं हम मिट्टी, ठीक है। तो ये दो विशेष आधार पर ही डिपेंड करती है कि मिट्टी जो होती है वो कैसे निर्मित होती है, राइट। पहले तो पृथ्वी में उथल पुथल होगी, ठीक, उथल पुथल के माध्यम से बहुत सारे आप जानते हो कि नीचे की जो चट्टानें हैं पृथ्वी के अंदर हैं वो उथल पुथल के माध्यम ऊपर आ जाती हैं, उस पर बाहर कारक काम करते हैं, तो बाहर कारक काम करते हैं तो उसकी वजह से वायु है, जल है, ये कुछ बाह्य कारक होते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी इनकी वजह से क्या होता है कि बाह्य कारकों की वजह से वही चट्टान टूट टूट गिरती हैं, और निरंतर जब बरसात होती है तो वही अपर्दन होता है, तो अपर्दन के माध्यम से यही जो क्या है क्रियाशील जो पदार्थ होते हैं ये जल से क्रिया कर लेते हैं, फिर ये मिट्टी का स्वरूप ले लेते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था, तो मिट्टी एक प्रकार की आप देखोगे जो अवसादी सेल जो होती है वो एक्चुअली में मिट्टी नुमा ही होती है, उसे मिट्टी ही बोलते हैं अवसादी सेल को, राइट। अब वो बाद में जब
नदियों के माध्यम से समुद्र में जाती है, तो समुद्र में परतदार जम जाती है, तो उसमें फिर जो छिद्रनुमा होते हैं उसमें पानी भर जाता है, रासायनिक क्रिया है वो कठोर बन जाती है। तो ये प्रोसेस अलग हो जाती है, लेकिन वो भी एक प्रकार की मिट्टी ही होती है, समझ रहे हो। चलो, अब बात ये आती है कि जो मिट्टी है, जो मिट्टी है उसको थोड़ा पहले एक चीज और समझ लो। इससे पहले एक चीज और समझ लो। तो आप जानते हो मिट्टी में पाए क्या जाते हैं, तो आप जानते हो कि नीचे आप जानते हो जितनी भी चट्टानें होती हैं, तो चट्टानों में आपको खनिज देखने को मिल जाते हैं, राइट। आपको खनिज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन खनिज जो होते हैं एक्चुअली में चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि चट्टानें खनिज नहीं होती हैं। चट्टानों को हम खनिज नहीं बोल सकते हैं, जबकि खनिज जो होते हैं वो चट्टानों में ही मिलते हैं। जैसे हीरा है, जवाहर, जो भी ये सोना चांदी है, सोना चांदी या कोई भी खनिज हैं, तो वो क्या कोई चट्टान है क्या? नहीं है ना, वो चट्टानों में मिल जाते हैं, चट्टानों में मिल जाते हैं। जब उनका निष्कर्षण या उनका जब आप वो खनन करते हो तो फिर उसमें देखने को मिलता है, तो वो भी आपको एकदम उसी स्वरूप में नहीं मिलता है, वो एक अयस्क के रूप में मिलता है, राइट। ये भी खनिज जो हैं, ये खनिज जो होते हैं ये भी आपको अयस्क के रूप में मिल जाते हैं, अयस्क के रूप में मिलते हैं। तो एक्चुअली में आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लो कि ये अयस्क कौन होते हैं। अयस्क कौन होते हैं? अयस्क उनको बोलते हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने को क्या रहते हैं, वहाँ पर विद्यमान रहते हैं, राइट। ऑक्सीजन से क्रिया करके विद्यमान रहते हैं। वैसे खनिज आप देखोगे तो खनिज एक बड़ा प्रोसेस है, राइट। खनिज बड़ा प्रोसेस है, जबकि अयस्क जो होते हैं वो अयस्क उन धातुओं या धातुओं को बोलते हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके वहाँ विद्यमान होते हैं पृथ्वी में, राइट। जैसे आप जानते हो कि जैसे पृथ्वी के ऊपर जैसे लावा है, राइट। पृथ्वी के ऊपर मान लो लावा है, और लावा में क्या होता है, अपक्षय अपर्दन होता है। तो अपक्षय अपर्दन के माध्यम से क्या है, ये टूट टूट के गिरता है, और जैसे टूट टूट के गिरता है तो ये नदियों द्वारा बहाकर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है, राइट। रासायनिक क्रिया होगी, मिट्टी बन जाती है। अब बात ये आती है कि इसी मिट्टी में आप जानते हो क्या पाए जाएंगे, अयस्क मिल जाएंगे। क्योंकि अयस्क क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये खनिज खनिज जो क्या होते हैं, खनिज आप देखोगे चट्टानों में देखने को मिल जाएंगे। अब वही चट्टानें जो हैं टूट टूट के नीचे गिरती हैं, राइट। अब वो टूट टूट के जैसे ही नीचे गिरेंगी तो उन पर जल का क्या आएगा, वहाँ जंगल के संपर्क में आएंगी, तो एक्चुअली जल के संपर्क में आएंगी, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी, तो निश्चित ही वो अयस्क का रूप ले लेती हैं, ठीक है। अयस्क जो बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं। खनिज खनिज जो होते हैं खनिज जो होते हैं एक प्रकार के अयस्क ही होते हैं, लेकिन अयस्क आप जानते हो, सॉरी, अयस्क जो होते हैं वो एक प्रकार के खनिज ही होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। एक माइंड में सेट कर लो। जैसे आप एक चीज देखो, ये क्या है आपका, ये है आपका खनिज, ये आपके क्या है, खनिज, और ये आपका अयस्क है। अयस्क ये होता है, खनिज ये होता है। खनिज आप जानते हो कि जितनी भी चट्टान है उसमें सभी पाई जाने वाली क्या है, खनिज। अब वही खनिज जब ऑक्सीजन से क्रिया करके जल से क्रिया कर लेता है तो वही खनिज अयस्क का रूप ले लेता है, या वो ऑक्सीजन से क्रिया कर ले, ऑक्सीजन से ही क्रिया कर ले तो वही अयस्क बन जाता है। तो इस प्रकार से अयस्क, जितने भी अयस्क होते हैं वो सभी खनिज होते हैं। यानी कि ये देखो डायग्राम, जितने भी अयस्क हैं वो सभी खनिज के अंतर्गत हैं, खनिज के अंतर्गत हैं। लेकिन सभी खनिज के अयस्क हैं नहीं है, राइट। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ओके, ये माइंड में आप सेट कर लो, समझ में आ रहा। ये माइंड में आप सेट कर लो कि जितने भी आपको अयस्क मिलेंगे ये सभी खनिज ही होते हैं, जितने भी अयस्क हैं सभी खनिज होते हैं, क्योंकि वो उनका निर्माण ही खनिज से ही होता है। और खनिज आप जानते हो चट्टानों में पाया जाता है, और वही चट्टाने में जो खनिज मिलता है तो वही खनिज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो निश्चित रूप से वही अयस्क का रूप ले लेता है, अयस्क का रूप ले लेता है, राइट। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। वैसे तो खनिज में अयस्क होता ही है, ऐसी बात नहीं है कि खनिज में ऑक्सीजन ना हो, होती है, लेकिन वह देखा जाए तो जल से भी क्रिया करती है, जल से के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन संपर्क में आती है तो अयस्क का रूप ले लेती है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको बताएं, अगर एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल एक चीज समझो, जैसे आपको ये क्या है, आयरन है, राइट। अब आयरन है, अब आयरन जो होता है, आयरन आप देखोगे ये आयरन जो है, ये आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन से जैसे क्रिया कर लेता है तो ये क्या बना लेता है, FeO3, Fe2O3, राइट।
इस प्रकार से होता है Fe2O3। तो ये एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया किया, अयस्क है। वैसे ये आपका खनिज में पाया जाता था, खनिज में पाया जाता था, और जब जैसे ही इसकी ऑक्सीजन से क्रिया हुई, जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो ये किसका रूप ले लिया, अयस्क का रूप ले लिया, राइट, किसका रूप ले लिया, अयस्क का रूप ले लिया। इसी प्रकार से आप देखोगे Fe3+O4, राइट, ये जब क्रिया करता है ऑक्सीजन के अणुओं से तो फिर ये क्या बना लेता है, Fe3O4। तो ये आपको देखो मिट्टियां हैं, ये एक्चुअली में क्या है, मिट्टियां ही हैं। तो मिट्टियों में पाया जाने वाला जो अयस्की होता है, राइट। तो अगर एग्जाम्पल में और देखोगे तो आप जानते हो जैसे बॉक्साइट है, क्या है, बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट आप देखोगे तो बॉक्साइट जो है उसमें पाया जाता है, राइट, बॉक्साइट जो है वो उसमें देखने को मिल जाता है। और जो यही बॉक्साइट जब है, जब ये एल्यूमिनियम बनता है तो ये एक प्रकार का इसका खनिज हो जाता है, एल्यूमिनियम, ये इसका अयस्क हो जाता है, राइट। तो बॉक्साइट क्या है, वो एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। इसी प्रकार से आप रेत को भी देख सकते हो, सिलिकॉन है, राइट, और सिलिकॉन जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो सिलिकेट बना लेती है, तो वो उसका एक अयस्क है। जर्मेनियम भी है, जर्मेनियम भी है, इसे भी इसमें शामिल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, जैसे आप हेमेटाइट है, मेलेनेमाइट है, सिडेराइट है, ये सभी क्या है, अयस्क है। ये लोहे के क्या है, अयस्क है, क्योंकि इनकी रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, ऑक्सीजन की क्रियाओं से उनका अलग अलग संपर्क रहता है, तो उस प्रकार से विद्यमान रहती हैं, तो वो अयस्क का रूप धारण कर लेते हैं, राइट। तो हेमेटाइट हुआ, चाहे मेलेनेमाइट हुआ, सिडेराइट हुआ, जितने भी ये जैसे लोहा, आयरन है, तो आयरन के ये क्या है, सभी खनिज हैं, ये सभी क्या है, उसके अयस्क हैं, राइट, अयस्क हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये चीजें समझ सकते हो। तो नॉर्मली में आप क्या समझ रहे हो, तो मिट्टियां हैं, मिट्टियां एक्चुअली में आप देखोगे तो उसमें उपस्थित होते हैं पदार्थ जिसे अयस्क बोलते हैं, तो वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। और वैसे आप चट्टानों में देखोगे तो चट्टानों में जो अयस्क मिल जाता है, वो मिलने का बेसिक कारण यही है कि उसमें जो ऑक्सीजन से जो उसमें धातु होती हैं वो एक्चुअली में ऑक्सीजन से क्रिया करके रखती हैं, तो इस वजह से वो अयस्क बन जाती हैं। लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं मिलेंगे, ओके। चलिए, इसके बाद आप जानते हो कि यही मिट्टी जैसे है, राइट। अब बात ये आती है कि मिट्टियां जो बनती कैसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जड़ोल मिट्टी ले लो, तो जड़ोल मिट्टी आप जानते हो कि किसी नदियों के माध्यम से मिट्टी का जब कटाव होता है, अपरदन होता है, तो मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टियां होती हैं वो समस्त प्रदेशों में फैला देती है, राइट। तो वही एक मिट्टी जो है वो खादर प्रदेश या बागर प्रदेश जैसा भी है तो वो बन जाता है, क्योंकि बागर प्रदेश भी एक देखोगे तो वो एक समय पर वहाँ पर पानी का संपर्क रहा है, इस वजह से वो पहले खादर था, लेकिन अब ऊंची भूमि हो गई उथल पुथल की वजह से, तो वहाँ पर अब पानी नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसा वो क्षेत्र है कि वहाँ का पानी का संपर्क नहीं रहा, तो वह क्षेत्र जो है वो बांगर कहलाने लगता है। लेकिन वो एक समय पर खादर रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खादर नहीं रहा है, राइट। वहाँ पर मिट्टी जड़ोल मिट्टी है, लेकिन जड़ोल मिट्टी का एक प्रकृति या स्वरूप उसका जो होता है वो खादर बागर में भी देखे को मिलेगा, जो क्वार्टरी युग में बना था, राइट। तो उसमें आप देखोगे जो बांगर प्रदेश होता है उसमें भले ही पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, लेकिन खादर में अधिक रहती है, क्योंकि वहाँ जल के संपर्क में रहता है, जल एक कनेक्टिविटी उसमें ठीक रहती है, नदियाँ का कनेक्टिविटी सही रहता है, तो इस वजह से वहाँ खादर प्रदेश हो जाता है। लेकिन वो भी एक समय नदियों से संपर्क में रहा है, तो इस वजह से वो एक समय खादर रहा है, लेकिन बाद में वो अब बांगर हो गया, क्योंकि किसी उथल पुथल की वजह से वो ऊँचे पहुँच गया, तो वहाँ पर मिट्टी जो पानी है उनकी उपस्थिति है वो कम हो गई, या पानी उपस्थिति का अभाव हो गया, तो इस वजह से वो बागर प्रदेश कहलाने लगा। चलो, बात अब ये आती है कि मिट्टी को अगर आप देखोगे तो मिट्टी में आप एक चीज समझो कि जैसे यही जड़ोल मिट्टी है, राइट, ये जड़ोल मिट्टी है, तो जड़ोल मिट्टी आपको पता ही होना चाहिए, उत्तर भारत का पूरा मैदान जो है वो जड़ोल मिट्टी से ही बना है, सबसे बड़ा मैदान है भारत का, सबसे बड़ा मैदान है, आपको मिल जाएगा, वो किससे बना है, पूरा जड़ोल मिट्टी से बना है, राइट। अब जड़ोल मिट्टी में आप देखोगे कि जड़ोल मिट्टी के बाद आप जानते हो कि काली मिट्टी भी होती है, तो काली मिट्टी ये आपको पता होना चाहिए कैसे बनती है। तो काली मिट्टी जो होती है वो एक्चुअली में आप देखोगे, ये जो मिट्टी होती है ये आप देखोगे जैसे पृथ्वी से
एक मिनट यहाँ समझो। काली मिट्टी जो होती है, जैसे पृथ्वी से आप जानते हो कि यहाँ से इस प्रकार से इसका अपर्दन, यहाँ पे आप जानते हो क्या होता है, ये ऊपर जो नीचे से मतलब छिद्रनुमा या परतदार या दरारी नुमा, वैसे तो बेसाल्ट है ना वो दरारी नुमा ज़्यादा ही रहता है, राइट। छिद्रनुमा भी रहता है, दरारी नुमा अधिकतम रहता है। तो दरारी नुमा जैसे ऊपर आता है तो आप जानते हो कि यहाँ पर ये होता है बेसाल्ट का, राइट। तो बेसाल्ट आप देखोगे तो दो जगह जमता है, एक जमता है पृथ्वी के अंतर भी जो मध्यवर्ती क्षेत्र होता है वहां जमता है, एक ऊपर क्षेत्र। तो ये दोनों जो क्षेत्र होते हैं ये बेसाल्ट से ही बने होते हैं, जबकि यहाँ का जो क्षेत्र देखोगे ये ग्रेनाइट से बना होता है, राइट। और ग्रेनाइट आपको बताया था कि ऊपर भी आपको ग्रेनाइट की चट्टानें में देखने को मिल जाती हैं, वो मिलती हैं उथल पुथल की वजह से आ जाती हैं। तो आपने स्लेटें देखी हो जो घरों में बिछती हैं वो ग्रेनाइट की होती हैं, तो वो बहुत महंगी होती हैं क्योंकि ग्रेनाइट की मात्रा ऊपर बहुत कम मिलती है, नीचे होती है, इतनी गहराई तक कौन आप उत्खनन करेगा, ठीक, इतना कोई माइनिंग नहीं करेगा। तो इस वजह से ऊपर जो है ग्रेनाइट की मात्रा कम रहती है, वो उथल पुथल की वजह से ही रहती है। तो वो फिर स्लेटें जो आपने देखी हो ग्रेनाइट का ही एक प्रकार का परिवर्तित रूप होता है स्लेटें, तो वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन बहुत ही कम रेयरली मिलती हैं, ज़्यादा नहीं, वो महंगी बहुत होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो बेसाल्ट है ये, इससे ही क्या बनती है, ये मिट्टी, ये एक प्रकार का बेसाल्ट काला है। अब यही क्या है, यही क्या है आप जानते हो कि पूरे समस्त क्षेत्र प्रदेशों में फैला हुआ है। तो अब बेसाल्ट की जो चट्टान है यही जब इस पर निरंतर अपर्दन होता है, काट काट के नदियां हैं, तो ये पूरा प्रदेश जो है, ये पूरा जो मतलब कि क्षेत्र है बेसाल्ट का, ये निकल के आ जाता है बाहर। तो यही कहलाने लगता है काली मिट्टी, राइट। तो काली मिट्टी का निर्माण ऐसे होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण आप देखोगे तो दो प्रकार से होता है, वो आपको काली मिट्टी पढ़ाएंगे तब। आप जानते हो कि यही काली मिट्टी के अंतर्गत आप देखोगे तो निरंतर क्या होता है कि माइनिंग होगी, खनन होगा, माइनिंग होगी या उथल पुथल होगी। तो यही जो मिट्टी होती है काली मिट्टी, जब यही ऑक्साइड से क्रिया करती है, राइट, जब यही ऑक्साइड या ऑक्सीजन के बाहरी ऑक्सीजन से जब ये क्रिया करती है तो यही मिट्टी क्या बन जाती है, लाल, राइट। ये मिट्टी क्या बन जाती है, लाल। अब जब यही मिट्टी, लाल मिट्टी जो है, इसी पे जब जल का प्रभाव पड़ेगा, जल वियोजन होगा, राइट, जल योजन होगा, तो फिर इसके जल योजन होगा तो इसके बाद जल वियोजन नहीं, जल योजन होगा तो इसके बाद क्या होता है कि यही लाल मिट्टी पीली मिट्टी बन जाती है, राइट। तो ये हम अभी समझेंगे, अभी तो कोवर इसका ओवरव्यू है, इसको हम डिटेल से समझेंगे कि लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी ये कैसे बनती हैं, समझ रहे हो। चलिए, तो अब उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया है। तो लवड़ी मिट्टी आप जानते हो कि लवड़ी मिट्टी भी बनती है जहाँ पे कछारी प्रदेश, दलदली प्रदेश होते हैं, उसमें आप देखोगे नमक की मात्रा अधिक होती है, तो लवड़ी मिट्टी है। तो अम्ल और क्षार से मिलकर को वो बनती है, राइट, वो अम्ल और क्षार से मिलकर बनती है लवड़ी मिट्टी। तो उसमें आप जानते हो लवड़ी मिट्टी है तो लवणता अधिक पाई जाती है, तो उसमें आप जानते हो कि जो फसलें होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। लवड़ी मिट्टी है, फसलें होती हैं कम होती हैं, लेकिन चावल जो होते हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, चावल बहुत होते हैं लवणता वाली मिट्टी में, लेकिन और फसलें होती हैं वो बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि पहली मिट्टी जो होती है वो होती है जड़ोल। तो एक मिनट, जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, जड़ोल नहीं, जड़ोल, जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी जो है, इसको अगर आप समझोगे तो आप जानते हो कि हमारा जो पूरा प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट, हम्म, जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है, तो भारत के संदर्भ में ही मिट्टियों को समझेंगे, ठीक है।
विश्व लेवल पे कभी प्रश्न नहीं आता है मिट्टियों से संदर्भित, क्योंकि विश्व लेवल पे उसका स्तर अपना अपना अलग होता है। तो मिट्टियां वही होती हैं चाहे विश्व में हो चाहे भारत में हो, राइट। मिट्टियों का स्वभाव, उसकी प्रकृति, नेचर वही होता है, क्योंकि जलवायु जो है वो सब जगह उसी प्रकार की देखने को मिल जाती है। जैसे भारत में है तो वहाँ भी आपको मिलेगी। तो मिट्टियाँ की जो टाइप हैं तो वो 8 प्रकार की होती हैं, तो वो उसका स्तर अलग अलग होता है। तो उनको इतना डिटेल में नहीं समझना है, नॉर्मली हमें जीएस लेवल में मिट्टियों को समझ लेना है, ठीक है। तो वो आपको जानकारी हो जाती है तो उतना ही पर्याप्त है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि मिट्टियों में वैसे बहुत डिटेल से जानकारी दी जाती है, बहुत ज़्यादा उसके अलग अलग स्तर होते हैं, संस्तर होते हैं, ABC में होते हैं, तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है, तो वो सब चीज़ें अलग देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसमें बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, उनका प्रभाव, ये सब मिट्टियों के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, नॉर्मली एक चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि जलोढ़ मिट्टी जो है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है आप जानते हो कि ये जो पूरा प्रदेश है इधर वाला, ये पूरा जो आपको प्रदेश मिल जाएगा ऐसा, ये जो पूरा प्रदेश है आपको, ठीक है, ये पूरा किससे बना हुआ है, तो ये है आपका उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का जो मैदान है ना, ये विशाल मैदान है, और ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई। जैसे यहाँ से नदियाँ आई, यहाँ से नदियाँ आई, यहाँ से काट काट के, तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रेनाइट की भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो हमारा जो पर्वत होते हैं, तो पर्वत में आपको देखोगे तो ग्रेनाइट की चट्टानें भी मिल जाती हैं, क्योंकि वो नीचे से उद्भेदन होता है ना, तो इस वजह से ग्रेनाइट है वो मिल जाता है, लेकिन कम मात्रा में मिल जाता है। लावा होता है, लावा एकदम जमावदार होता है, वो छारी नुमा, ठीक, सॉरी अम्ली नुमा होता है। तो यहाँ पर आपको वही काट काट के जब लाती हैं तो निश्चित रूप से ये जो स्वभाव रहेगा इसका अम्लीय प्रभाव का रहेगा, राइट। तो ये जो मिट्टी होती है अम्लीय स्वभाव की होती है, अम्लीयता का गुण इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात ये आती है कि ये मिट्टी जो है कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये सबसे पहले तो आप समझो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई। तो नदियाँ कौन सी हैं, तो नदियाँ आप जानते हो कि ये नदियाँ जो हैं आपकी ऊपर वाली जो नदियाँ हैं, पूर्ववर्ती जो नदियाँ बोली जाती हैं, इन नदियों के माध्यम से जो ऊपर की मिट्टियाँ हैं, ऊपर से जो पर्वत पठार उनको काट काट के नीचे इलाकों में बिछाती रहती है, तो ये उत्तर भारत का एक मैदान बन गया, राइट। एक प्रकार का ये भी सपाट मैदान आप समझ सकते हो। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई, तो इसमें जो मिट्टी हैं, तो इसमें मिट्टी के अलग अलग आप प्रदेश देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कछारी प्रदेश, तो इसके अंतर्गत कछारी प्रदेश भी मिलेगा। दलदली प्रदेश, से दलदली प्रदेश भी बोलते हैं, कछारी प्रदेश या दलदली प्रदेश। इसके बाद इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा बांगर प्रदेश, तो बांगर भी मिल जाएगा, खादर भी इसी में मिल जाएगा, राइट। इसके बाद डेल्टाई प्रदेश भी मिल जाएगा, क्योंकि ये डेल्टाई प्रदेश है वो नदियों का अंतिम जो वहाँ पे विसर्जन करती हैं, तो लास्ट उनका एक मैदान होता है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। जैसे जूट के लिए आप जानते हो कि डेल्टा जो है अपने यहाँ पे जो पाया जाता है, सुंदरबन का डेल्टा, इसका सबसे बड़ा डेल्टा है, तो वो नदियों के द्वारा जो अंतिम रूप से जहाँ पे विसर्जन करती हैं जल को, तो वहाँ पर जो मिट्टी है वहाँ पर डेल्टाई मिट्टी बोली जाती है, वो काफ़ी उपजाऊ होती है, जूट के निर्माण के लिए बहुत है, जूट उपजाऊ बहुत होता है वहाँ पे, राइट। तो भारत है वो जूट का भी आप जानते हो, बांग्लादेश है या चीन है, सब जगह व्यापार करता है जूट का भी। चलो, तो कछारी प्रदेश है, दलदली प्रदेश है, बांगर है, खादर है, डेल्टाई प्रदेश है, ये जो प्रदेश होते हैं इसी में बनते हैं। साथ ही साथ दोआब का भी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो दोआब है या दो नदियों के बीच का एक क्षेत्र होता है, एक दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पे निरंतर जल की उपस्थिति बनी रहती है, जल का एक वहाँ पे काफ़ी जल का प्रभाव रहता है, तो इस वजह से वहाँ की भूमि जो है काफ़ी उपजाऊ रहती है। तो दोआब के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आपने ऊपर पढ़े हों, चिनाब है, झेलम है, इनके बीच में जो दोआब मिलेंगे, हम जब भारत पढ़ाएंगे तब हम उनको दोआब के संदर्भ समझ लेंगे। लेकिन आप ये यहाँ पे केवल इतना समझो, दोआब का जो प्रदेश होता है वो भी आपको जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ही आता है। तो कछारी प्रदेश हुआ, दलदली प्रदेश हुए, बांगर, खादर, डेल्टा, ये सभी प्रदेश हैं वो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ही आते हैं, राइट। अब बात ये आती है कि ये जो मिट्टी है कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखोगे हरियाणा वाला क्षेत्र आप देख लो, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी क्षेत्र मिल जाएगा। पंजाब का क्षेत्र आपको मिल जाएगा, इसी में यूपी वाला क्षेत्र मिल जाएगा, बिहार का प्रदेश आपको मिल जाएगा,
ठीक है, बिहार का इधर पश्चिमी क्षेत्र मिलेगा आपको, राइट। इसके बाद आप जानते हो एमपी का ऊपर वाला क्षेत्र है, ऊपर का एमपी, इधर वाला ये वाला क्षेत्र मिल जाएगा मध्य प्रदेश का। ओके, तो और आपको गंगा और गोदावरी नदियों का जो डेल्टाई प्रदेश है वहाँ भी आपको जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी। यानी गंगा का इधर वाला आपको देखोगे डेल्टाई प्रदेश है तो ये भी जलोढ़ मिट्टी है। इधर आप गोदावरी का देखोगे, इधर गोदावरी निरंतर डेल्टाई जो इधर की जो डेल्टा प्रदेश हैं इधर वाले, तो ये डेल्टा मिल जाएगा। इधर की नदियाँ आपको विसर्जन करती हैं ना इस प्रकार से, चाहे इधर की आप कावेरी ले लो, तुंगभद्रा ले लो, और कावेरी कृष्णा ले लो, गोदावरी ले लो, राइट। और भी है बहुत सारी नदियाँ हैं आपको इधर मिल जाएंगी। तो ये सभी नदियाँ हैं ना यहाँ पे जल को विसर्जन करती है तो यहाँ डेल्टा ही बनाती हैं। तो ये डेल्टा जो है ना एक प्रकार की कौन भूमि होती है, ये होती है जलोढ़ मिट्टी, राइट। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो एक प्रकार की डेल्टा ही मिट्टी होती है, वो नीचे आपको सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाती है और वो जल की सतह से किनारे लगी लगी मिलती है, राइट। चलो, तो ये मिट्टी हुई, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी। ये तो पूरा डेल्टाई प्रदेश है क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी आती है इस प्रकार की, तो यहाँ पे आती है, तो गोदावरी जैसे यहाँ से निकलती है तो इस प्रकार से जाती है आंध्र प्रदेश होते हुए, तो ये भी वहाँ पर आपको डेल्टाई प्रदेश देखने को मिल जाएगा। तो ये डेल्टाई जो क्षेत्र है ये भी जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आते हैं, राइट। तो आप ऐसे समझ सकते हो डेल्टाई क्षेत्र। चलो, अब बात ये आती है कि इसमें पोषक तत्व कौन कौन से मिल जाते हैं। तो पोषक तत्व जो होते हैं इसके अंतर्गत आप देखोगे तो नाइट्रोजन क्या होता है, नहीं होता है। फास्फोरस होता है क्या, नहीं होता है। इसके बाद आप जानते हो कि जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये इसमें आपको नहीं मिलेंगे, जबकि पोटेशियम है आपको मिल जाएगा, राइट। पोटेशियम आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ चूना का अंश है वो आपको मिल जाएगा, चूना का अंश है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो पोटेशियम है, चूना का अंश है, ये आपको इसमें भारी मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि नाइट्रोजन है और फास्फोरस है ये नहीं मिलेगा। इसलिए आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर क्या मतलब खेती जब करते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का, यूरिया का प्रयोग करते हैं, राइट। यूरिया आप जानते हो किससे बनी होती है, तो ये भी नैप्था से बनती है, राइट। नैप्था जो होता है उसी से ही यूरिया बनती है। नैप्था तो आप जानते हो कि ये कंपाउंड है पेट्रोलियम का, जो ईथर कंपाउंड होता है पेट्रोल का, उसी का एक ये स्वरूप होता है, उसी से निकलता है निष्कर्षण के माध्यम से, तो उसको यूरिया फिर बनाते हैं, राइट। तो यूरिया है उसमें नाइट्रोजन 46% पाई जाती है, तो यही यूरिया है जो डालते हैं खेतों में। तो ये आप देखोगे तो यूरिया जब खेतों में डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति 46% रहती है, लेकिन ये यूरिया जो है आप देखोगे बुआई के समय नहीं डालते हैं, ठीक है। बुआई के समय नहीं डालते हैं, बुआई के समय अगर डालोगे तो निश्चित ही ये फसल को मार देगा, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको इसका जो नेचर है काफ़ी कठोर होता है, तो ये पेड़ पौधे जो सूक्ष्मतम होते हैं तो उनको ये जला देती है, ठीक। तो यूरिया उस समय नहीं डालते हैं। तो यूरिया आप जानते हैं कब डालते हैं, यूरिया जब पानी लगाते हैं फसलों में तब यूरिया को डालते हैं, राइट। तो उस समय यूरिया जो है वो एक्टिवेट रहेगी तो फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप यूरिया को सूखे खेतों में डाल दोगे और आप बुवाई कर दोगे तो वो बीजों को क्या कर देगा, जला देगा, नष्ट कर देगा, तो आपकी फसल नहीं होगी। तो यूरिया को हमेशा याद रखना, यूरिया कभी भी बुवाई के समय नहीं डालते हैं। यूरिया को 1 मंथ बाद या 15-20 दिन बाद जब भी जल लगाते हैं, यानी कि जब जल मतलब कि पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई के समय यूरिया का प्रयोग करते हैं, राइट, ताकि उनको यूरिया भी मिले, जल भी मिले, तो फिर आप जानते हैं पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो जब देखोगे नाइट्रोजन जब एक तो होता है, जब इससे H2O से क्रिया करोगे तो ये निश्चित ही आप देखोगे तो ये N2, ये क्या है N2H2O प्रकार का एक कारक बना लेती है, अब क्रिया कर लेती है। तो ये पोषक तत्वों के लिए ये आप देखोगे पेड़ पौधे जो होते हैं या वनस्पतियां होती हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इस प्रकार से आप देखोगे तो इसकी उपस्थिति में बैक्टीरिया होते हैं जो फसलों को सहायता प्रदान करते हैं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, काम करते हैं, राइट। जो बैक्टीरिया फसलों को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें बैक्टीरिया ऐसे भी पाए जाते हैं जो फसलों को नष्ट भी करते हैं और ऐसे भी जो फसलों को बढ़ाते हैं, तो ये एक्टिवेट रहते हैं बैक्टीरिया इसकी वजह से, यूरिया की वजह से। तो ये हमेशा आप देखोगे फसल को क्या करते हैं, उनकी समृद्धि को बढ़ावा देते हैं या फसल के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नाइट्रोजन है आपको मिल जाएगा, डालते हैं। फास्फोरस भी आप जानते हो डालते हैं।
आपने देखे हैं आलू बोते हैं, आलू जब बुवाई करते हैं तो आलू लगाते हैं तो फास्फोरस का भी प्रयोग कर लेते हैं, सल्फेट का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो ये प्रयोग करते हैं, जिंक का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जिंक आप देखोगे तो डालते हैं, जैसे कि जब धान की खेती होती है तो धान की खेती जब करते हैं तो उसमें जिंक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखोगे तो भूमि पर आप जानते हो कि भूमि पर कुछ ऐसे पोषक तत्व ऐसे भी होते हैं जहां पर उनकी अनुपस्थिति रहती है, तो उस अवस्था में आप जानते हो जैसे चावल बोते हैं तो एक प्रकार से आप जानते हो कि कुछ जैसे हमारी ज़मीन है, राइट, यही जलोढ़ मिट्टी ले लो, यहाँ पे भी आप देखोगे धान की खेती होती है, राइट, क्या होती है, धान की खेती होती है। एक मिनट, हेलो, जी बोलिए। हम्म, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी देखो पढ़ा रहे हैं, हम क्लास चल रही है हमारी, पढ़ा रहे हैं, बताओ कोई बात हो तो। हेलो, हाँ अभी हम क्लास ले रहे हैं तो थोड़ी देर में बात करें या फिर आप कुछ बोलना हो जल्दी बोलो। क्यों? अरे जब मैंने बोल तो दिया है आपको, मैसेज से उसमें कहा तो है, तो वो बात मान सकते हो। हम्म, तो हम पढ़ाते हैं यूपीएससी वालों को, फिर क्या दिक्कत है। हम्म, तो जो मैंने कहा है उसके लिए सेटिस्फाई नहीं होंगे आप? क्यों? बताओ। अरे तो मैंने एग्जाम के ही बारे में तो सोच रहे हैं, वो तो हम, एक मिनट रुको, हम क्लास को थोड़ा डिस्कशन वो हम नहीं, इसको हम बंद कर दे रहे हैं, फिर हम आपको बात करनी। नहीं, बंद कर दी मैंने, बंद कर दी है, थोड़ा हम 5 मिनट बाद ले लेंगे।